Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am lecturer in English in Government Polytechnic Dehradun. As you all know that we have been discussing the English and Communications semester 1 syllabus here. And in that now the lesson that we are going to do is the second chapter in your syllabus, that is called on education. Let me tell you beforehand about something about this chapter. This has been taken from Mahatma Gandhi's book called Hind Swaraj. Okay, so it is not from the beginning, it will just come from the middle. कहीं बीच का एक कोई डिस्कशन उठा करके उन्होंने हमारे को एक लेसन के फॉर्म में दिया है. Why have they given you this in your syllabus? To show the importance of education, to show what education actually mean. education का असली मीनिंग क्या है वो बताने के लिए हमें ये चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है. महात्मा गांधी के क्या व्यूज हैं एजुकेशन के बारे में, वो किस चीज को एजुकेशन मानते हैं, ये सारे व्यूज यहाँ पर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये महात्मा गांधी हैं. आपने इन्हें अच्छी तरीके से आप पहचानते हैं, जानते हैं. बचपन से हमने इनके बारे में सुना है और बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी हैं इनकी. ठीक है, कैसे अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो सब हम जानते हैं. राष्ट्रपिता का दर्जा इन्हें प्राप्त है, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है. देखिए अब आगे बढ़ते हैं. यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है एंड यू विल नो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल बुक. ये बुक की बिगिनिंग नहीं है, ऐसा हमें पता चल जाएगा. देयर आर टू पीपल हियर, वन इज द रीडर एंड अदर इज द एडिटर. द रीडर इज एनी रीडर दैट इज रीडिंग द बुक. इसको इस फॉर्म में दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में दिया गया है. एंड एडिटर इज सपोज टू बी महात्मा गांधी. वो जवाब दे रहे हैं, अपने व्यूज बता रहे हैं. ठीक है, सो जैसा मैंने आपको बताया एजुकेशन के बारे में इसमें डिस्कशन है. Reader asked the question, in the whole of our discussion you have not demonstrated the necessity of education. He says, we have been discussing about so many things here, but you have not shown that that education is necessary. आपने अभी तक भी ये नहीं बोला एक बार भी कि एजुकेशन नेसेसरी. वी ऑलवेज कंप्लेन ऑफ इट्स एब्सेंस अमंग अस. हमारे समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है, लोगों में लोग एजुकेटेड नहीं है. इस बात को हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं. वी नोटिस अ मूवमेंट फॉर कंपलसरी एजुकेशन इन आवर कंट्री. वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश में कोशिशें चल रही हैं कि कैसे एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया जाए हर बच्चे के लिए. देखो ये आइडिया जो है कितना पुराना है. जो आज हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स हम पढ़ते हैं ना, आपको पता होगा RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है इन्होंने, राइट टू एजुकेशन. तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत पुराना है. द महाराजा गायकवाड़, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ तब देखो, सोचो महाराजा गायकवाड़ ने उसे अपनी टेरिटरीज में इंट्रोड्यूस करा दिया था. मतलब जो उसका राज्य था, जितनी सीमा थी उसके राज्य की, वहां पे उसने कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल शुरू करा दिया था. ठीक है, एवरी आई इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स देम. और हर कोई अब किसको देख रहा है? महाराजा गायकवाड़ को देख रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है. We bless the Maharaja for it. We of course praise the Maharaja because he has started this compulsory education. Is all this effort then of no use? तो वो पूछ रहा है रीडर कि इतनी सारी एफर्ट उन्होंने की और आप तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बोल ही नहीं रहे उसके बारे में कुछ भी, तो क्या ये एफर्ट बिल्कुल वेस्ट है, कोई यूज नहीं है इसका? तो एडिटर यानी कि गांधी जी कह रहे हैं, इफ वी कंसिडर आवर सिविलाइजेशन टू बी द हाईएस्ट, आई हैव रिग्रेटफुली टू से दैट मच ऑफ द एफर्ट यू हैव डिस्क्राइब्ड इज ऑफ नो यूज. अगर हम ये मानते हैं कि हमारी सभ्यता सबसे ऊंची है, ठीक है, वैल्यूज में बहुत हाई है, तो जितनी भी सारी एफर्ट अभी तक हुई है, मुझे ये कहना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इट इज ऑफ नो यूज. ठीक है, द मोटिव ऑफ द महाराजा एंड अदर ग्रेट लीडर्स हु हैव बीन वर्किंग इन दिस डायरेक्शन इज परफेक्टली प्योर. उनका जो मोटिव है, उनका जो उद्देश्य है, चाहे वो महाराजा हो या और जो कोई भी ग्रेट लीडर्स इसकी ओर कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है. दे देयरफॉर अनडाउटेडली डिजर्व ग्रेट प्रेज. तो उनकी तो प्रेज होनी ही चाहिए. ठीक है, बट वी कैन नॉट कंसील फ्रॉम आवरसेल्व्स द रिजल्ट दैट लाइकली टू फ्लो फ्रॉम देयर एफर्ट. लेकिन हम इस बात को छुपा नहीं सकते. कंसील मीन्स टू हाइड. ओके, हम इस बात को मना नहीं कर सकते. ये बात जो है, ये फैक्ट जो है, ये छुप नहीं सकता कि उनके एफर्ट से क्या होने वाला है, क्या हासिल होने वाला है. क्यों बोल रहे हैं गांधी जी ऐसा? आगे देखिए.
वॉट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? अब गांधी जी खुद ही पूछ रहे हैं कि बताओ मुझे, तुम्हारी नजर में एजुकेशन का क्या मीनिंग है? इट सिंपली मीन्स अ नॉलेज ऑफ लेटर्स। इसका सीधा सीधा मतलब है तुम्हें अक्षर ज्ञान होना चाहिए। जो अभी तक एजुकेशन की जो गांधी जी हैं, उनका ये कहना है कि जो अब तक कोशिशें चल रही हैं एजुकेशन के लिए, वो क्या है कि व्यक्ति को शब्दों का ज्ञान हो जाए, अक्षर ज्ञान हो जाए, शब्द भी नहीं कहना चाहिए, अक्षर ज्ञान हो जाए, ताकि वो सिंपल पढ़ सके और लिख सके बस। और अगर लिख ना भी सके तो कम से कम पढ़ सके। अक्षर ज्ञान ये होता है, ठीक है। इट इज मियरली एन इंस्ट्रूमेंट एंड एन इंस्ट्रूमेंट मे बी वेल यूज्ड और अब्यूज्ड। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक औजार है हमारे लिए, और औजार का यूज भी किया जा सकता है और उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। The same instrument that may be used to cure a patient may be used to take his life. वही औजार जिससे किसी पेशेंट की जान बच सकती है, मान लो नाइफ ही है, स्कैल्पल जिसे बोलते हैं वो लोग मेडिकल लैंग्वेज में, वो किसी पेशेंट की जान भी बचा सकता है, चाहो तो उसको मार भी सकता है। एंड सो मे अ नॉलेज ऑफ लेटर्स। और सिर्फ अगर अक्षर ज्ञान हमें होगा तो उससे भी यही होगा, ठीक है। मतलब अक्षर ज्ञान ही काफी नहीं है। जो एजुकेशन टू ऑल, कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल जो चल रहा था, वो सिर्फ ये था कि भारतीय उस समय बिल्कुल ही अनपढ़ थे, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, तो अक्षर ज्ञान देने से उनका कोई बहुत विशेष फायदा उसका नहीं होना था, ठीक है। वी डेली ऑब्जर्व दैट मेनी मैन अब्यूज इट एंड वेरी फ्यू मेक यू गुड यूज ऑफ इट। हम रोज देखते हैं दैट पीपल ऑफन मिसयूज द थिंग्स दैट दे हैव एक्वायर्ड, the knowledge that they have acquired, and very few are there who are using, making a good use of it. And if this is correct statement, we have proved that more harm has been done by it than गुड। और अगर ये सही स्टेटमेंट है तो अक्षर ज्ञान से नुकसान ही ज्यादा हुआ है, भला तो बहुत कम हुआ है। देखो, आप इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमको एटॉमिक एनर्जी के बारे में पता चला। डू यू नो दैट व्हेन वी केम टू नो अबाउट एटॉमिक एनर्जी, द फर्स्ट थिंग दैट वाज यूज्ड आउट ऑफ इट, दैट वाज मेड आउट ऑफ इट, वाज एटॉमिक बॉम्ब, है ना। मतलब नॉलेज तो आपने पा ली किसी चीज की, पर उसको अच्छा यूज करने के बदले क्या किया? विध्वंसक, ध्वंसकारी यूज उसका हुआ। सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब वाज मेड आउट ऑफ इट। It was very later on that we came to know that atomic energy can be used to produce electricity also, या और हम कारखाने, अपनी इंडस्ट्रीज उससे चला सकते हैं। तो बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में खोज किया गया, मतलब, ठीक है। सबसे पहले क्या खोजा? अपने आप को पावरफुल बनाने की एक धोखा रखा हमने और एटॉमिक बॉम्ब बना दिया। सो दिस इज इट, कि ज्यादा हार्म ही हुआ है इससे, अच्छा ही नहीं हुई है। इसका बेस लाइन मीनिंग क्या है कि एजुकेशन सिर्फ ऊपरी नॉलेज नहीं होती है। द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज अ नॉलेज ऑफ लेटर्स। साधारण मीनिंग अगर हम एजुकेशन का देखें तो इट इज जस्ट अ नॉलेज ऑफ लेटर्स। टू टीच बॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। डोंट फील हार्म by saying, when Gandhiji says boys, at that time girls were never thought about that they could go to a school. लड़कियों के बारे में तो सोचा भी नहीं जाता था वो स्कूल जाएंगी, बहुत कम, रेयरली कोई बच्चियां जाती थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बॉयज बोला है। टू टीच बॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, पढ़ना लिखना या थोड़ा बहुत गणित सिखा देना, थोड़ा बहुत मैथ्स सिखा देना, इज कॉल्ड प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन क्या है? रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक उसमें सिखाई जाती है। अ पेजेंट अर्न्स हिज ब्रेड ऑनेस्टली। एक किसान जो है बड़ी मेहनत से अपना जीविका कमा लेता है ना। पेजेंट मीन्स किसान, ठीक है। ब्रेड यहाँ पे मीन्स मील्स, खाना। ही हैज ऑर्डिनरी नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उसको दुनिया की बहुत साधारण नॉलेज होती है, पढ़ा लिखा तो वो होता नहीं है। ही नोज फेयरली वेल हाउ ही शुड बिहेव टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन एंड हिज फेलो विलेजर्स। उसे अच्छे से पता होता है हाउ ही हैज टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ दीज, ठीक है। उसे मालूम होता है ये। He understands and observes the rules of morality, but he cannot write his own name. उसे नैतिकता के सारे रूल्स पता होते हैं, क्या उसका व्यवहार होना चाहिए समाज में, घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, उसे वो सब पता होता है। लेकिन उसे अपना नाम लिखना भी नहीं आता। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो उसे बेसिक नॉलेज भी नहीं होती, ठीक है। वॉट डू यू प्रपोज टू डू बाई गिविंग हिम अ नॉलेज ऑफ लेटर? अगर उसे हमने पढ़ना लिखना सिखा भी दिया तो उससे क्या हो जाएगा, उसका क्या भला हो जाएगा? क्योंकि उसे जीवन जीना तो वैसे भी आता ही है, ठीक है। विल यू एड एन इंच टू हिज हैप्पीनेस? क्या उसकी खुशी में कुछ भी बढ़ोतरी होगी उससे? नहीं। डू यू विश टू मेक हिम डिसकंटेंटेड विद हिज कॉटेज और हिज लॉट? जितना छोटा सा उसका घर है, अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज उसे हो गई ना, तो उसमें भी उसे फिर असंतोष होने लगेगा। उसे लगेगा नहीं, मेरे को तो अभी और आगे जाना है, जो आजकल की सिचुएशन है। बस हमें नॉलेज ऑफ लेटर्स हो गई और हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ अब मिल जाना चाहिए। दिस नॉलेज ऑफ लेटर्स डज नॉट मीन actual knowledge, and even if you want to do that he will not need such an education. अगर आप चाहो भी तो उसे ऐसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसे नॉलेज ऑफ लेटर्स की जरूरत नहीं है।
Carried away by the flood of Western thought, we came to the conclusion, without weighing pros and cons, that we should give this kind of education to the people. हम Western thought के बहाव में बह गए, carried away by the flood माने उसके साथ ही हम बहते गए, और हमने ये सोचा ही नहीं कि उसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे. Pros means benefits, cons means the problems that can arise out of it. ठीक है, तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, हमने ये बिना सोचे वेस्टर्न एजुकेशन के, वेस्टर्न थॉट के साथ बहते हुए हमने बोला कि नहीं, ऐसी एजुकेशन सभी लोगों को देना जरूरी है. और वो ऐसी एजुकेशन मतलब दिस काइंड ऑफ एजुकेशन माने क्या है यहाँ पे, नॉलेज ऑफ लेटर्स. ठीक है, ये जो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन है, ये दिस का मतलब है ये नॉलेज ऑफ लेटर्स. केवल हमने इसको देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया. ठीक है, नाउ लेट अस टेक हायर एजुकेशन. अब हम जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में देखते हैं. आई हैव लर्न ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एटसेट्रा. मैंने ये सब कुछ पढ़ा है. गांधी जी कह रहे हैं मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ी, एल्जेब्रा भी पढ़ी, ज्योमेट्री भी पढ़ी. व्हाट ऑफ दैट, क्या मिला मुझे उससे? इन व्हाट वे हैव आई बेनिफिटेड माई सेल्फ और दोज अराउंड मी. उससे मैंने अपने अपने आप को क्या फायदा दिया या फिर अपने आसपास वालों को क्या फायदा हुआ इससे. मतलब ये सब नॉलेज लेने से मुझे ना तो मैंने अपने आप को कोई फायदा दिया, ना मेरे समाज को इससे कोई फायदा हुआ. ठीक है, वाई हैव आई लर्न दीज थिंग्स. मैं पूछता हूं कि मैंने ये चीजें सीखी क्यों. प्रोफेसर हक्सले हैज दस डिफाइंड एजुकेशन. प्रोफेसर हक्सले वाज अ वेरी फेमस थिंकर, बहुत अच्छे फिलोसोफर माने जाते हैं. उन्होंने एजुकेशन को इस तरीके से डिफाइन किया. दैट मैन आई थिंक हैज हैड अ लिबरल एजुकेशन हु हैज बीन सो ट्रेन्ड इन यूथ दैट हिज बॉडी इज द रेडी सर्वेंट ऑफ हिज विल एंड डज विद ईज एंड प्लेजर ऑल द वर्क दैट एज अ मैकेनिज्म इट इज केपेबल ऑफ. कितना अच्छा सेंटेंस बोला. वो बोलते हैं कि मैं समझता हूं कि वो मनुष्य लिबरल एजुकेशन पाया हुआ है, उसने सच्ची एजुकेशन, सच्ची शिक्षा उस व्यक्ति ने पाई है जिसने अपने यूथ में ही, अपने यंग एज में ही अपनी बॉडी को ऐसे तैयार करा है, ऐसा सर्वेंट उसे बनाया है अपने शरीर को, कि किसका सर्वेंट बनाया है, अपनी इच्छा शक्ति का. ठीक है, कि वो सारे काम बहुत आसानी से और बहुत खुशी खुशी करता है जितनी भी उसकी शरीर की क्षमता है. अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से अपने शरीर को अपनी इच्छा शक्ति का गुलाम बनाया है और बहुत आसानी से खुशी से अपने सारे काम करता है. Whose intellect is a clear, cold logic engine with all its part of equal strength and in smooth working order. जिसकी इंटेलेक्ट, जिसकी बुद्धि क्षमता जो है बिल्कुल क्लियर है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है. कोल्ड मतलब थॉट, मतलब वो सोच के करता है कोई भी काम. यहाँ पे कोल्ड का मतलब है प्लान्ड वे में करता है. ठीक है, लॉजिकली करता है, तर्क के आधार पर करता है, और उसके हर पार्ट को इक्वल स्ट्रेंथ मिली हुई है कि कैसे वो अपने वर्किंग को बहुत स्मूथली कैरी ऑन करे. ठीक है, whose mind is stored with the knowledge of the fundamental truths of nature. जिसके दिमाग में जो नेचर के फंडामेंटल ट्रूथ हैं, ठीक है, जो हमारा बेसिक नेचर होना चाहिए, उसके बारे में उसको सारा ज्ञान है. whose passions are trained to come to heal by a vigorous will, the servant of a tender conscience. उसके जो पैशंस है, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसके अंदर जो वो सोचता है, जो उसने इच्छा शक्ति अपनी बना रखी है, वो उसकी विगरस विल का नतीजा है. बहुत तीव्र शक्ति है उसके अंदर, उसका नतीजा है. और उसकी कॉन्शियंस से होकर गुजरती है, मतलब उसकी चेतना से होकर गुजरती है. मतलब जो भी वो करता है वो अपनी आत्मा की आवाज से सुनकर करता है. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करता जो लगे कि उसके लिए या उसके समाज के लिए या उसके आसपास के लोगों के लिए गलत है. Who has learned to hate all vileness and to respect others as himself. सारी बुराइयों को वो हेट करने लगता है, उसको समझ आ चुका है कि बुराइयां बिल्कुल बेकार हैं, और बाकियों को वैसी ही रिस्पेक्ट देता है जैसी रिस्पेक्ट वो अपने आप को देता है. प्रोफेसर हक्सले के हिसाब से ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सारे गुण हैं, वही ट्रूली एजुकेटेड है. ठीक है, such a one and no other I conceive has had a liberal education, for he is in harmony with nature. वो नेचर के साथ बैलेंस करके चल रहा है, नेचर के ही बहाव के साथ चल रहा है, नेचर भी ऐसी ही है. ठीक है, तो वो बोलते हैं ऐसे ही व्यक्ति को मैं मानूंगा, आई थिंक दैट ही हैज रिसीव्ड अ लिबरल एजुकेशन. ही विल मेक द बेस्ट ऑफ हर एंड शी ऑफ हिम. वो
हर किसके लिए यहाँ पे बोला? नेचर के लिए। वो नेचर को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करेगा और अपने लिए नेचर को सबसे अच्छा बना के रखेगा। ठीक है, नेचर को भी अपने आप से कुछ देगा और नेचर से भी बेस्ट उसका लेगा। इफ दिस इज ट्रू एजुकेशन, अब गांधी जी कह रहे हैं अगर ये सही एजुकेशन है, आई मस्ट एम्फेटिकली से दैट द साइंसेस आई हैव एन्यूमरेटेड अबव आई हैव नेवर बीन एबल टू यूज फॉर कंट्रोलिंग माई सेंसेस। तो जितने सारे साइंसेस मैंने अभी आपको पीछे बताए थे, यहाँ पे बताए थे, देखो यहाँ पे कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी भी पढ़ी है ना। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने ज्योग्राफी भी पढ़ी थी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ी, एलजेब्रा भी पढ़ा, ज्योमेट्री भी पढ़ी। तो यहाँ आगे ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी साइंसेस मैंने पढ़ी हैं तो मैं तो नहीं बोल सकता कि इसकी वजह से मैंने अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखा है। यानी कि जब मैंने सेंसेस को कंट्रोल करना नहीं सीखा, मतलब ये ट्रू एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, therefore whether you take elementary education or higher education, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेन थिंग। मेन थिंग के लिए ना तो एलिमेंट्री एजुकेशन की जरूरत है और ना हायर एजुकेशन की जरूरत है। मतलब जो भी हम एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट डज नॉट मेक मेन ऑफ अस, वो हमें सही मनुष्य, मैन यहाँ पे आदमी के लिए नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है। ठीक है, कि उस एजुकेशन से हम सही मनुष्य नहीं बनते। इट डज नॉट एनेबल अस टू डू अवर ड्यूटी, उससे हम अपनी ड्यूटी करना नहीं समझते। रीडर, अब रीडर पूछ रहा है इफ दैट इज सो आई शैल हैव टू आस्क यू, अगर ये बात है तो फिर मैं आपसे पूछता हूं अनदर क्वेश्चन, व्हाट एनेबल्स यू टू टेल ऑल दीज थिंग्स टू मी। आप मुझसे ये सारी बातें कैसे, किस बेस पर कह पा रहे हैं, मतलब आपका बेस क्या है, क्यों कह रहे हैं। If you had not received higher education, how would you have been able to explain to me the things that you have? अगर आपको हायर एजुकेशन नहीं मिली होती तो जितनी सारी चीजें अभी आपने मुझसे एक्सप्लेन करी वो आप कैसे कर पाते। ठीक है, आपको लैंग्वेज इसी एजुकेशन की वजह से मिली, आपकी सोच जो ऐसी है वो भी आपको इसी एजुकेशन की वजह से मिली है। तो ऐसा आप कैसे कर पाते अगर आपको एजुकेशन नहीं मिली होती। तो गांधी जी कह रहे हैं यू हैव स्पोकन वेल, तुम सही बोल रहे हो मुझसे, बट माई आंसर इज सिंपल, मेरा जवाब बिल्कुल सीधा साधा है। I do not for one moment believe that my life would have been wasted had I not received higher or lower education. एक मिनट के लिए भी, एक मोमेंट, एक क्षण के लिए भी मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि अगर मेरे को हायर या लोअर एजुकेशन नहीं मिली होती तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। मतलब these things have not given me anything. ओके, नॉर डू आई कंसिडर दैट आई नेसेसरीली सर्व बिकॉज आई स्पीक। और अगर मैं बोल ले रहा हूं अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्व कर रहा हूं, मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, ना तो अपनी ना अपने समाज की, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। बोलना सेवा करना नहीं होता है। बट आई डू डिजायर टू सर्व एंड in endeavoring to fulfill that desire I make use of the education I have received। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सर्व करूं, है ना, और इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आई वॉन्ट टू यूज द एजुकेशन दैट आई हैव रिसीव्ड, एंड इफ आई एम मेकिंग गुड यूज ऑफ इट इवन देन इट इज नॉट फॉर द मिलियंस, एंड इवन इफ आई एम एबल टू यूज इट इज नॉट फॉर द होल मास, सभी के लिए वो नहीं हो पा रहा है, बट आई कैन यूज इट ओनली फॉर सच एज यू। जितनी ऊंची ऊंची बातें या जैसी बातें मैं कर रहा हूं वो तुम्हारी ही समझ आएंगी, सबकी समझ तो नहीं आएंगी। एंड दिस सपोर्ट्स माई कंटेंशन, और इससे पता चलता है कि ये एजुकेशन मेरी वेस्ट है। मतलब एक साधारण से आदमी से के साथ बात करने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए मुझे इतने सारे ज्ञान की जरूरत नहीं थी, ऊपरी ज्ञान की। ठीक है, बोथ यू एंड आई हैव कम अंडर द बेन ऑफ व्हाट इज मेनली फॉल्स एजुकेशन। हम उस नुकसान के अंदर, बेन माने होता है कर्स, बेन का मतलब होता है कर्स, है ना, हमें ये कर्स मिला है। क्या है ये कर्स? जिसको हम बोलेंगे फॉल्स एजुकेशन, झूठी एजुकेशन का कर्स हमें मिला है। आई क्लेम टू हैव बिकम फ्री फ्रॉम इट्स इल इफेक्ट, मैं अब दावा करता हूं कि मैं इसके बुरे इफेक्ट से फ्री हो चुका हूं, मुक्त हो चुका हूं। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेनिफिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, एंड इन डूइंग सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द रॉटननेस ऑफ दिस एजुकेशन। और इसको मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको दे रहा हूं, और इसको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करने से मैं बता रहा हूं कि ये एजुकेशन कितनी बेकार है, कितनी सड़ी गली है। सड़ी गली होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं। ठीक है, अगर आप अपनी भलाई, अपने समाज की भलाई इस एजुकेशन के थ्रू करना चाहते हो, ज्योग्राफी जो मैंने सीखी उससे क्या किसी का फायदा होगा? ठीक है, या एस्ट्रोनॉमी सीखी या साइंस सीखा या मैथमेटिक्स सीखा, उससे कोई बेनिफिट समाज को हम नहीं दे पा रहे। दैट इज व्हाट गांधी जी हियर मीन। Moreover, I have not run down a knowledge of letters in all circumstances। और knowledge of letters भी मुझे सारे circumstances में नहीं मिली है।
all I have now shown is that we must not make of it fetish. फेटिश का मतलब होता है इसे अंधभक्त होकर के हमें नहीं पूछना है, ठीक है, मतलब कि भाई यही सब कुछ है, ऐसा हमें नहीं दिखाना है। और इट इज नॉट अवर कामधुक, कामधुक माने कामधेनु, ये हमारी कामधेनु भी नहीं है। कामधेनु क्या है कि हम उससे जो भी इच्छा करें वो हमारी इच्छा पूरी कर देगी। तो ये एजुकेशन जो है, नॉलेज ऑफ लेटर्स जो है, ये कामधेनु भी नहीं है हमारे लिए कि हमने इसी को देखा और इसकी और इच्छा करी और ये हमें मिल जाएगा वो चीज। इन इट्स प्लेस इट कैन बी ऑफ यूज एंड इट हैज इट्स प्लेस व्हेन वी हैव ब्रॉट आवर सेंसेस अंडर सब्जेक्शन एंड पुट आवर एथिक्स ऑन अ फर्म फाउंडेशन। अगर हम अपनी नैतिकता को, अपने सेंसेस को एक मजबूत बेस देंगे, एक मजबूत नींव देंगे, तभी ये एजुकेशन हमारे लिए कुछ हेल्प कर पाएगी। अगर हम मतलब हमारी नैतिकता का फाउंडेशन वीक है तो इस एजुकेशन से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। And then if we feel inclined to receive that education we may make good use of it। और उसके बाद अगर हमें ये एजुकेशन चाहिए तो फिर तब हम उसको यूज कर पाएंगे। मतलब पहले आपको एक फर्म फाउंडेशन अपनी मोरालिटी का बनाना होगा, उसके बाद ही एजुकेशन आपका कोई यूज, आपके लिए कुछ फायदा दे पाएगी। एज एन ऑर्नामेंट इट इज लाइकली टू सिट वेल ऑन अस। अगर इसको जेवर की तरह, ऑर्नामेंट माने होते गहना, अगर गहने की तरह अपने ऊपर सजाना चाहते हो, जैसे गहने की तरह सजाना माने क्या बोले हम कि हम तो भाई बीए हैं, हम एमए हैं, हम बीएड हैं, हम एमएड हैं, या फिर हम एमएससी हैं, या हम एमटेक हैं, या हम पीएचडी हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑर्नामेंट की तरह हमने सजाए हुए हैं अपने ऊपर, ये हमने गहनों की तरह लादे हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर गहनों की तरह सजाना है तो ठीक है। इट नाउ फॉलोज दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक दिस एजुकेशन कंपलसरी। तो इससे पता चलता है कि ऐसी एजुकेशन को कंपलसरी करने से कोई फायदा नहीं है। अवर एंशिएंट स्कूल सिस्टम इज इनफ। हमारा जो पौराणिक काल में जो हमारा स्कूल सिस्टम था वो काफी है। कैरेक्टर बिल्डिंग हैज द फर्स्ट प्लेस इन इट। चरित्र निर्माण उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और वही उस समय प्राइमरी एजुकेशन होता था। हर बच्चे को चरित्र निर्माण की ओर ही पहले ले जाया जाता था, कैरेक्टर बिल्डिंग। अ बिल्डिंग इरेक्टेड ऑन दैट फाउंडेशन विल लास्ट। अगर ऐसी कोई बिल्डिंग इस फाउंडेशन पर, किस फाउंडेशन पर, कैरेक्टर के फाउंडेशन पर उठेगी तो वो जरूर मजबूत बनेगी एंड इट विल लास्ट फॉर एवर, ठीक है। नाउ सी, रीडर पूछ रहे हैं फिर, डू आई देन अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट कंसिडर इंग्लिश एजुकेशन नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग होम रूल। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि होम रूल पाने के लिए, उस समय ना इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए फाइट नहीं करता था, वो बोलता था ठीक है आप हम हमारे वो रहो, हमारे ऊपर कंट्रोल आप करें, लेकिन रूल हमारा होना चाहिए, होम रूल होना चाहिए, सरकार हम बनाए, इसके लिए फाइट करते थे वो, ठीक है। तो बोलते कि इंग्लिश एजुकेशन जरूरी नहीं है होम रूल के लिए, आप ये मानते हैं। तो एडिटर बोल रहे हैं माय आंसर इज यस एंड नो। मैं हाँ भी कहूंगा और ना भी कहूंगा। टू गिव मिलियंस द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू एंस्लेव देम। उनकी नजर में अगर हम सारे लोगों को अंग्रेजी की नॉलेज दे देते हैं तो हम उन्हें गुलाम बना रहे हैं, वी आर मेकिंग देम स्लेव्स। The foundation that Macaulay laid of education has enslaved us। आपको पता होगा कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति ही अभी तक यहाँ पर चल रही थी, अभी रिसेंटली ये जो नई शिक्षा नीति आई है इससे चेंज हुआ है। तो मैकॉले की शिक्षा नीति जो थी वो हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए ही थी। एक्चुअली ही वांटेड अस टू गेट एजुकेटेड ओनली टिल वी कैन बिकम क्लर्क्स। हमें क्लर्क्स बनाने के लिए ही वो एजुकेशन थी, उसी को अभी तक फॉलो करते आ रहे थे अंधों की तरह, ठीक है। आई डू नॉट सजेस्ट दैट ही हैज एनी सच इंटेंशन। मैं ये नहीं कहता कि उसका कोई इंटेंशन था ऐसा, बट दैट हैज बीन द रिजल्ट। और यही, लेकिन नतीजा यही हुआ है कि हम सब गुलाम बन गए। इज इट नॉट अ सैड कमेंट्री दैट वी शुड हैव टू स्पीक ऑफ होम रूल इन अ फॉरेन टंग। कितनी बुरी, मतलब ये इससे बुरा और कंडीशन क्या हो सकती है कि हम बात तो कर रहे हैं होम रूल की, लेकिन भाषा कौन सी यूज कर रहे हैं? अंग्रेजी, फॉरेन टंग। हम अपनी भाषा को तो ऑफिशियल लैंग्वेज में भी यूज नहीं कर रहे। हमें जब भी कोई बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम इंग्लिश में ही बात करते हैं अंग्रेजों से, हमको अपनी भाषा यूज करना ही नहीं है अभी। And it is worthy of note that the systems which the Europeans have discarded are the systems in vogue among us। और एक और बात नोट करने लायक है कि जिन सिस्टम्स को यूरोपियंस ने कब के खत्म कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो सिस्टम हमारे यहाँ अब तक चला आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो लोग तो उसे मान चुके कि ये गलत है और हम अभी भी उसे ही फॉलो कर रहे हैं। Their learned men continually make changes। उनके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लगातार अपनी शिक्षा में चेंजेस करते जाते हैं। We ignorantly adhere to their cast off systems। हम उनके छोड़े हुए सिस्टम्स को, जो वो कास्ट ऑफ कर चुके, ठीक है, जो डिस्कार्ड कर चुके, हम उनको अज्ञानवश उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। टू adhere to means to follow, ठीक है, उसी को अभी भी फॉलो करते जा रहे हैं।
दे आर ट्राइंग ईच डिविजन टू इम्प्रूव इट्स ओन स्टेटस। वो हर डिविजन, हर भाग को चाहते हैं कि वो अपना अलग स्टेटस इंप्रूव करे, ठीक है। वेल्स इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ, अब उदाहरण दे रहे हैं, बोलते हैं कि इंग्लैंड का एक बहुत छोटा सा पार्ट है वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है वेल्स, ठीक है। ग्रेट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिवाइव अ नॉलेज ऑफ वेल्श अमंग वेल्श में। देखो वहां पर वेल्श भाषा, क्योंकि वेल्श लोग हैं वो लोग, इसलिए कोशिश की जा रही है कि वेल्श ही वो लोग सीखें, उसी को बढ़ाया जा रहा है। द इंग्लिश चांसलर मिस्टर लॉयड जॉर्ज इज टेकिंग अ लीडिंग पार्ट इन द मूवमेंट टू मेक वेल्श चिल्ड्रन स्पीक वेल्श। इंग्लिश चांसलर जो हैं लॉयड जॉर्ज, वो कोशिश कर रहे हैं कि वेल्श बच्चे वेल्श भाषा ही बोलें। एंड व्हाट इज आवर कंडीशन, और हमारे हाल क्या है? वी राइट टू ईच अदर इन फॉल्टी इंग्लिश, हम गलत अंग्रेजी में एक दूसरे से चिट्ठियां लिख रहे हैं। एंड फ्रॉम दिस इवन आर एमएज आर नॉट फ्री। एमएज माने जो पोस्ट ग्रेजुएट भी है ना, वो भी इससे फ्री नहीं है, मतलब वो भी गलत ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भाषा तो है नहीं, गलत सलत लिख रहे हैं, लेकिन लिख फिर भी इंग्लिश ही रहे हैं। आर बेस्ट थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश। हम सोचते हैं कि हमारे सबसे अच्छे थॉट्स अभी भी इंग्लिश में ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। द प्रोसीडिंग्स ऑफ आर कांग्रेस आर कंडक्टेड इन इंग्लिश। हमारी कांग्रेस की, हमारी जो उस समय पार्टी ही एक ही थी, जो हमारी कांग्रेस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी सारी किस्म करी जाती हैं इंग्लिश में। अवर बेस्ट न्यूज पेपर्स आर प्रिंटेड इन इंग्लिश। हमारे सबसे अच्छे न्यूज पेपर्स भी इंग्लिश में पब्लिश हो रहे हैं। इफ दिस स्टेट ऑफ थिंग कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, पोस्टेरिटी विल, इट इज माई फर्म ओपिनियन, कंडेम एंड कर्स अस। अगर यही बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी भविष्य, पोस्टेरिटी माने भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो हमें जरूर कंडेम करेंगी, वो हमें हमेशा गलत ठहराएंगी और हमें बुरा भला कहेंगे कि उन्होंने हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अंग्रेजी का गुलाम बना के छोड़ दिया, ठीक है। आजकल वही हो भी रहा है। देखो बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि मुझे तो हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, मुझे हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती, बहुत गर्व महसूस करते हैं ऐसा करने में, जबकि ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट, गांधी जी आगे कहते हैं, बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने अंग्रेजी एजुकेशन को लेकर के पूरे देश को गुलाम बना दिया है। हिपोक्रेसी, टायरनी एटसेट्रा हैव इंक्रीज्ड। हिपोक्रेसी माने क्या होता है? दिखावा। टायरनी माने अत्याचार। इन सब की वजह से ये सब इंक्रीज हुआ है। हिपोक्रेसी तो आपको पता ही है, दिखावा बढ़ गया है, क्योंकि जिनको अंग्रेजी आती है वो समझते हैं हम बहुत ही अंग्रेज हैं, है ना। और टायरनी, अत्याचार कैसे बढ़ा? जिनको अंग्रेजी आती है वो समझते हैं जो दूसरे हैं वो बिल्कुल मूर्ख हैं जिन्हें नहीं आती, तो अत्याचार इससे बढ़ गया। इंग्लिश नोइंग इंडियंस हैव नॉट हेजिटेटेड टू चीट एंड स्ट्राइक टेरर इनटू द पीपल। जिन लोगों को अंग्रेजी आती है उन इंडियंस ने दूसरे लोगों को, बाकी लोगों को डराने में और उनको चीट करने में, उनको धोखा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नाउ इफ वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर द पीपल एट ऑल, वी आर पेइंग ओनली अ पोर्शन ऑफ द डेट ड्यू टू देम। अगर हम अब कुछ कर रहे हैं सामान्य लोगों के लिए, तो हम जो इतने सालों से हमने उन पर अत्याचार किया है उसका कर्ज ही पूरा कर रहे हैं। केवल डेट मानी होता है कर्ज, ठीक है, उसका कर्ज उतार रहे हैं, वो भी पोर्शन में थोड़ा ही, ठीक है। इज इट नॉट अ पेनफुल थिंग दैट इफ आई वांट टू गो टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस आई मस्ट एम्प्लॉय द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम, दैट व्हेन आई बिकम अ बैरिस्टर आई मे नॉट स्पीक माय मदर टंग एंड दैट समवन एल्स शुड हैव टू ट्रांसलेट टू मी फॉर फ्रॉम माय ओन लैंग्वेज। कितनी बुरी बात है। कहते हैं कि अगर मैं किसी जस्ट कोर्ट में जाऊं, ठीक है, वहां जाकर के मुझे इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, वहां पे भाषा जो है कोर्ट की वो अंग्रेजी है। और जब अगर मैं कभी बैरिस्टर भी बन जाऊं तो मैं अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकता, मुझे मेरी ही भाषा से ट्रांसलेट करके कोई अंग्रेजी में बताएगा तब मैं वहां पे कोर्ट में प्रोसीडिंग करूंगा, ठीक है। इज नॉट दिस एब्सोल्युटली एब्सर्ड? बिल्कुल बकवास नहीं है क्या ये? इज इट नॉट अ साइन ऑफ स्लेवरी? क्या ये गुलामी का प्रतीक नहीं है कि मतलब हम अपने ही देश में होते हुए अपनी ही भाषा को यूज नहीं कर सकते? एम आई टू ब्लेम द इंग्लिश फॉर इट और माई सेल्फ? इसके लिए अंग्रेज दोषी हैं या हम खुद दोषी हैं? हमने खुद अपने आप को गुलाम बनाया। इट इज वी द इंग्लिश नोइंग इंडियंस दैट हैव एनस्लेव्ड इंडिया। ये हम हैं। कौन हम? जो अंग्रेजी जानने वाले इंडियंस हैं, जिन्होंने इस देश को असल में गुलाम बनाया है, क्योंकि हमने हर चीज को ऐसा बना दिया है, नकली बना दिया। अपनी भाषा जब हम यूज नहीं कर रहे तो वो सब नकली हो चुका, और इस नकलीपने में, इस दिखावे में, इस अत्याचार में हमने भारत को असली में गुलाम बना दिया है, ठीक है। आगे देखिए, द कर्स ऑफ द नेशन विल रेस्ट नॉट अपॉन द इंग्लिश बट अपॉन अस।
इस देश जो हमें बाद में बुरा भला कहेगा, कर्ज करेगा हमें, वो अंग्रेजों की वजह से नहीं करेगा, बल्कि हमारे अपनी हरकतों की वजह से करेगा। आई हैव टोल्ड यू दैट माई आंसर टू योर लास्ट क्वेश्चन इज बोथ येस एंड नो। मैंने पहले भी बोला आपसे, इस सवाल का जवाब मैं हाँ में भी कहूंगा और ना में भी। अभी तक तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि हाँ क्यों, कि हमने अंग्रेजी सीख के गलत किया, हाँ क्यों, ये सब मैंने तुम्हें बताया। अब कहते हैं आई शैल नाउ एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ नो। और नो क्यों कह रहा हूं ये सुनो। We are so much beset by the disease of civilization that we cannot altogether do without English education. इस so called disease of civilization मतलब हमको ये जो civilization को, ये जो सभ्यता को आगे बढ़ाने की बीमारी जो हमें लगी है, इसमें पूरी तरीके से इंग्लिश एजुकेशन के बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। Those who have already received it may make good use of it wherever necessary. कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन्होंने ये इंग्लिश एजुकेशन ले ली है, उन्हें इसका जहां तक हो सके they should use it for a good purpose. In our dealings with the English people, in our dealings with our own people, when we can only correspond with them through that language, and for the purpose of knowing how disgusted they, the English, have themselves become with their civilization, we may use or learn English as the case may be. वो बोलते हैं जब हम इंग्लिश लोगों के साथ डील करें या हम अपने लोगों के साथ डील करें जिन्हें अंग्रेजी आती है, अगर इस भाषा में हम डील करें ना, तो हमें पता चलेगा कि खुद अंग्रेज भी कितने त्रस्त हैं इस भाषा से या उस संस्कृति से। ठीक है, उन्हें पता चल चुका है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम तब तो उनके सामने तो हमारी मजबूरी है। Those who have studied English will have to teach morality to their progeny through their mother tongue and to teach them another Indian language. जिन्होंने अंग्रेजी सीख ली है, उन्हें अपने आगे वाली जनरेशन, प्रोजेनी मतलब होता है आगे वाली जनरेशन को, मोरालिटी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन वो नहीं सिखाता। ठीक है, और वो कैसे सिखानी पड़ेगी, अपनी ही मदर टंग में सिखानी पड़ेगी। एंड टू टीच दम अनदर इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, उसे एक भारतीय भाषा तो सिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन में ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता, सिर्फ नॉलेज ऑफ लेटर्स दी जाती है और बाहरी बाहरी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, ज्योग्राफी सिखा सकते हैं, मैथ सिखा सकते हैं, साइंस सिखा सकते हैं, बट मोरालिटी का टीचिंग जो है वो दे डू नॉट हैव, दे लैक इन दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। Okay, so that you have to give to your progeny through your mother tongue. That mother tongue will be definitely some one or the other of the Indian languages. Okay, let's move forward now. But when they have grown up, they may learn English. बड़े होने के बाद सीख सकते हैं वो। The ultimate aim being that we should not need it. बस एम ये होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तभी हम उसे यूज करें, अदरवाइज हम उसे यूज ना करें। The object of making money thereby should be eschewed. इसकी वजह से पैसा कमाने का जो वो धंधा है, वो तो हमें बिल्कुल नहीं करना है कि हम अंग्रेजी जानते हैं तो हम बड़े ऊंचे हो गए। Even in learning English to such a limited extent, we shall have to consider what we should learn through it and what we should not. और इस लिमिट तक भी अगर हमको सीखना है तो we should always weigh the pros and cons. We should always think what we have to learn through this language and what we do not need to learn through this. ऐसा नहीं कि हर कुछ सीख लेना है हमने उससे। It will be necessary to know what sciences we should learn. कौन से विज्ञान हमने पढ़ने हैं वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। A little thought should show you that immediately we cease to care for English degrees, the rulers will prick up their ears. जिस दिन हमने ये सोच लिया कि इन इंग्लिश डिग्रीज का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है और हमें ये नहीं लेना है, तो समझ लो जो रूलर्स है ना, वो परेशान हो जाएंगे। उन्हें अभी तक तो उन्हें ये लगता है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं इस लैंग्वेज पे, उन्होंने हमें निर्भर बना दिया है। ठीक है, हमारी आत्मनिर्भरता खो चुकी है अंग्रेजी की वजह से। तो जिस दिन हम इस इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर देंगे ना, तो उस दिन रूलर अपने आप हमसे परेशान हो जाएंगे। They will have to think about the reality of making India a free nation. Reader, then what education shall we give? अब आप कहते हो कि ये नहीं देना, वो कहते हैं कि इंग्लिश नहीं, आप कह रहे हो कि इंग्लिश नहीं पढ़ाना, इंग्लिश के थ्रू जितनी सारी हमको सब्जेक्ट साइंसेस पढ़ाए जा रहे हैं वो नहीं पढ़ना, तो फिर हमें पढ़ना क्या? Then what education shall we, हमें क्या शिक्षा लेनी है अब? एडिटर, गांधी जी कहते हैं दिस हैज बीन समवॉट कंसिडर्ड अबव, थोड़ा ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, बट वी विल कंसिडर इट अ लिटिल मोर। चलो थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आई थिंक दैट वी हैव टू इम्प्रूव ऑल आवर लैंग्वेजेस। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमें हमारी सारी लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सारी भाषाओं को और उन्नत बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, what subjects we should learn through them need not be elaborated here. क्या क्या सब्जेक्ट्स हमने इसके थ्रू पढ़ने हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने का
अभी ज्यादा जरूरत नहीं है. Those English books which are valuable we should translate into the various Indian languages. जो English books valuable हैं, important हैं, उन्हें हमें Indian languages में translate करना चाहिए. We should abandon the pretension of learning many sciences. ये दिखावा कि हम बहुत सारे sciences पढ़ रहे हैं, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा. We should leave. Abandon means to leave. Pretension means the show off of learning many sciences. Religious, that is ethical education will occupy the first place. सबसे पहली जगह किसको मिलनी चाहिए? Religious, यानी कि नैतिकता. Religious माने धर्म की शिक्षा नहीं, नैतिकता की शिक्षा, मोरालिटी की एजुकेशन. ठीक है. Every cultured Indian will know in addition to his own provincial language, if a Hindu Sanskrit, if a Mohammedan Arabic, if a Parsi Persian and all Hindi. वो कहते हैं कोई भी इंडियन जो हो अपनी लोकल भाषा के अलावा, अपनी प्रोविंशियल जिसकी जो उसके प्रोविंस में लैंग्वेज चलती है उसके अलावा उसे क्या क्या सीखना चाहिए. अगर हिंदू है तो उसे संस्कृत आनी चाहिए, अगर मोहम्मदन है तो उसे अरबिक आनी चाहिए, अगर पारसी है तो उसे पर्सियन भी आनी चाहिए, और सभी को एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए. वो क्या है? हिंदी. हिंदी तो सभी को आनी ही चाहिए. ठीक है. बाकी धर्म के हिसाब से हम सीख सकते हैं. हिंदू है तो उसको संस्कृत सिखाना जरूरी है, मुस्लिम है तो उसे अरबिक आनी चाहिए. ये सब वो बोल रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अलावा. सम हिंदूज शुड नो अरबिक एंड पर्सियन. कुछ हिंदू को अरबिक और पर्सियन भी आनी चाहिए, कुछ मोहम्मडन्स को पारसी और संस्कृत भी आनी चाहिए. कई सारे नॉर्थ इंडियंस को, वेस्टर्नर्स को, जितने भी हैं उनको तमिल सीखनी चाहिए. आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ. तमिल जो है इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज में से एक है. कहा जाता है कि जितनी पुरानी संस्कृत अगर हम मानते हैं तो उतनी ही पुरानी तमिल है, उतना ही रिच उसका लिटरेचर है. ठीक है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट इज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ये सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो इसका लिटरेचर बहुत वाइड है. ठीक है. तो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ नॉर्दर्नर्स को, कुछ जो नॉर्थ में रहने वाले हैं या वेस्टर्नर्स हैं, उनको तमिल भी आनी चाहिए. अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंडिया शुड बी हिंदी. गांधी जी ये प्रोपेगेट करते थे कि यूनिवर्सल लैंग्वेज भारत की क्या होनी चाहिए? हिंदी, विद द ऑप्शन ऑफ राइटिंग इट इन पर्सियन और नागरी कैरेक्टर्स. चाहो तो आप उसे पर्सियन कैरेक्टर्स में लिख लो, ठीक है, और या फिर उसे देवनागरी, नागरी यहाँ पे मतलब देवनागरी में लिख लो. ठीक है. इन ऑर्डर दैट द हिंदूज एंड द मोहम्मडन्स मे हैव क्लोजर रिलेशंस, इट इज नेसेसरी टू नो बोथ द कैरेक्टर्स. हिंदू और मुसलमानों में अच्छे संबंध रहें, इसके लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचाने. एंड इफ वी कैन डू दिस वी कैन ड्राइव द इंग्लिश लैंग्वेज आउट ऑफ द फील्ड इन अ शॉर्ट टाइम. और अगर ऐसा हो गया, वी विल बी एबल टू टेक आउट इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली फ्रॉम आवर सोसाइटी. All this is necessary for us slaves. हम जो हैं अभी गुलाम हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषाओं को उन्नत करके अंग्रेजी को देश से हटा दें. Through our slavery the nation has been enslaved. क्योंकि हम स्लेव हुए तो पूरा देश भी गुलाम हो गया. And it will be free with our freedom. और अगर हम फ्री होंगे तो वो भी फ्री हो जाएगा. ठीक है. इट वन यहाँ पे किसके लिए हुआ? नेशन के लिए, है ना. इट किसके लिए कहा? हमारी गुलामी की वजह से देश गुलाम हुआ, अगर हम फ्री होंगे तो देश भी फ्री हो जाए. द रीडर, द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इज वेरी डिफिकल्ट. जो आपने अभी धार्मिक शिक्षा की बात करी है तो बड़ी मुश्किल है. एडिटर, येट वी कैन नॉट डू विदाउट इट. हम उसके बिना काम चला नहीं सकते इंडिया में. इंडिया विल नेवर बी गॉडलेस. ईश्वर विहीन कभी इंडिया हो नहीं सकता. रैंक एथिज्म कैन नॉट फ्लरिश इन दिस लैंड. एथिज्म मतलब नास्तिकता. नास्तिकता इस देश में चल नहीं सकती. आस्तिक हैं सारे लोग, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई स्वरूप को वो जरूर मानते हैं. द टास्क इज इंडीड डिफिकल्ट. मुश्किल तो है. माई हेड बिगिंस टू टर्न एज आई थिंक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन. मेरा खुद का सिर घूम जाता है अगर मैं रिलीजियस एजुकेशन के बारे में सोचूं, क्योंकि आवर रिलीजियस टीचर्स आर हिपोक्रिटिकल एंड सेल्फिश. हमारे जो धार्मिक शिक्षक हैं वो दिखावे वाले हैं. उनका दिखावा ज्यादा बढ़ गया है और स्वार्थ बढ़ गया है. इसके थ्रू वो लोग कमाना सीख गए हैं. They will have to be approached. उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि सही रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को दी जाए. ठीक है. The mullahs, the dasturs and the brahmins hold the key in their hands, but if they will not have the good sense, the energy that we have derived from English education will have to be devoted to religious education. पहले इन मुल्लाओं से, इन दस्तूरों से और इन ब्राह्मणों से हमें संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चाबी उन्हीं के हाथ में है. इन लोगों की लोग सुनते हैं, है ना, लेकिन अगर इन्हें सही समझ नहीं होगी तो हमें जितनी भी इंग्लिश एजुकेशन से हमने एनर्जी हासिल की है उसको हमें रिलीजियस एजुकेशन पे डाइवर्ट करना पड़ेगा. मतलब अगर ये धार्मिक जो नेता हैं या ये जो धार्मिक आगे से सिंबल्स हैं, अगर ये नहीं समझेंगे तो हमें इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू रिलीजियस एजुकेशन देनी होगी.
This is not very difficult. Only the fringe of the ocean has been polluted, and it is those who are within the fringe who alone need cleansing. उस ये जो समुद्र है हमारा, धन रूपी या देश रूपी जो समुद्र है, इसका कुछ ही हिस्सा पोल्यूट हुआ है, ऐसा नहीं कि सारा खराब हो चुका है, और इसी के अंदर सफाई करने की जरूरत है। मतलब जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में भी कुछ ही चीजें बिगड़ी हैं, कुछ धर्मांधता आ गई है, कुछ फेनेटिसिज्म आ गया है, कुछ सुपरस्टिशंस आ गए हैं, है ना, अंधविश्वास बढ़ गए हैं, उन सबको हमें हटाने की, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, इसमें थोड़ी बहुत धर्मांधता, थोड़ी बहुत जो क्या कहते हैं उसे, अंधविश्वास है, वो बढ़ गया है, उसे हटाने की जरूरत है। We who come under this category can even cleanse ourselves because my remark do not apply to the millions. हम अपने आप को खुद भी साफ कर सकते हैं। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें तो अभी तक एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन का कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो तो सीधा साधा अपना जीवन बिता रहे हैं। इन ऑर्डर टू रिस्टोर इंडिया टू इट्स प्रिस्टीन कंडीशन, वी हैव टू रिटर्न टू इट। इंडिया को उसकी पुरानी सुंदर कंडीशन में, उज्जवल कंडीशन में पहुंचाने के लिए हमें वापस उस तक जाना पड़ेगा। उज्जवल तो था ही भारत, हमारा देश, उस तक वापस जाना पड़ेगा। हम उसको छोड़ चुके, भूल चुके। इन आवर सिविलाइजेशन दे विल नेचुरली बी प्रोग्रेस। हमारी सभ्यता में नेचुरली प्रोग्रेस होती रहेगी, रेट्रोगेशन भी होता रहेगा, कभी कभी नीचे भी हम आते रहेंगे, सुधार होते रहेंगे, लोग रिएक्ट करते रहेंगे, बट वन एफर्ट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज टू ड्राइव आउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एक एफर्ट लगातार चलती रहनी चाहिए कि हम पश्चिमी सभ्यता को यहां से बाहर खदेड़ दें, बाकी सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगे। ऑल एल्स विल फॉलो, मतलब बाकी सब चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था। मैंने आपको पूरा चैप्टर सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों की ये समझ आया होगा। भाषा में फिर, जैसे पहले चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था, भाषा में ऐसा लग सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टोरी। सी द plain fact is that if we read a story, we find it very entertaining and enjoying, and we understand, even if it is in English, we understand it very well. But the thing with essays or such kind of speeches is that because it's not a story, we don't find it interesting नहीं हमें लगती वो। लेकिन फिर भी जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके बाद हमें ऐसा तो लगता ही है कि हाँ, ये हमारा पूरी समझ में आ चुका है, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसकी वजह से डेवलप होता है, बिकॉज सो मेनी व्यूज ऑफ मिस्टर गांधी हैव बीन प्रेजेंटेड हियर, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप लोगों को ये बहुत वो लगेगा, आप रिवाइज कीजिएगा इसे, आपको और अच्छे से समझ आता रहेगा। ठीक है, विद ऑल दीज वर्ड्स आई बिड यू गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।